सॉलिड स्टेट की वेटेज हमारे नेट के एग्ज़ाम में होती है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स जो है ये रिटेन करता है। 4+2 का इसका सीक्वेंस होता है, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक 2 नंबर का। सॉलिड स्टेट, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एज वी नो दैट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैसियस स्टेट। सॉलिड को भी 2 स्टेट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अनदर वन इज crystalline solids and another is amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड किसके बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल अरेंजमेंट। जिन सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट एक रेगुलर फैशन में अंदर है, इफ द पार्टिकल अरेंजमेंट इन द सॉलिड इज इन रेगुलर फैशन, एक रेगुलर पैटर्न अगर फॉलो होता है, दैट solids are called as crystalline, and the solids in which the particle arrangement is in irregular fashion, कोई भी regular pattern नहीं होता, that state of solids are called amorphous solids. उसके बाद एक टर्म आती है polymorphism and amorphism. polymorphism मतलब polymorphism and another is allotropism. सॉरी मिस्टेक। एलोट्रोपिज्म, जैसे एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब किसी भी सिंगल एलिमेंट के अगर वन एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा इन डिफरेंट फॉर्म्स, जस्ट लाइक कार्बन है, 2 बेसिक मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं इसकी, ग्रेफाइट एंड डायमंड। अगर कोई भी एलिमेंट अगर 2 डिफरेंट फॉर्म्स में अगर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपिज्म एंड दैट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। और उसी तरह अगर कोई कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस अगर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रिटेन करता है, उसकी डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड द सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। फॉर एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड एंड जिंक वर्जाइट, कंपाउंड सेम है लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसके कारण ये दोनों जो एलोट्रॉप पॉलीमॉर्फ्स हैं, किसके? जिंक सल्फाइड के, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों के अंदर जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो डिफर करती है, दैट वाई वन इज जिंक वर्जाइट एंड अनदर इज जिंक ब्लेंड। Crystallography, the branch of science which deals with the geometry properties, वो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द ज्योमेट्री प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पे 3 फंडामेंटल लॉज हमारे पास हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, सेकेंड इज लॉ ऑफ रैशनैलिटी इंडिसेस, रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी क्या बोलता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है उसके अंदर जो इंटरफेशियल एंगल होगा, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, कोई क्रिस्टल है हमारा, ठीक है, तो उस मान लिया कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल है, NaCl का सब्सटेंस है, NaCl का हमने कोई सैंपल लिया, उसका जो हम बेसिक यूनिट क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो NaCl की हमने अगर कोई भी एक सिंगल यूनिट सेल उठाई तो वो सैंपल का साइज़ कितना भी बड़ा हो, हमने कोई बड़ा सा पत्थर लिया है, बड़ा सा टुकड़ा लिया है NaCl का, या फिर छोटा लिया है, दोनों की यूनिट सेल के अंदर जो एंगल होगा, इंटरफेशियल एंगल, 2 फेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो सैंपल हमने कहीं से भी लिया हो। अगर NaCl है तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि NaCl क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक फॉर्म में क्यूबिक ज्योमेट्री होती है इसकी।
उसके बाद है लॉ ऑफ रैशनैलिटी। हमारे पास दो तरह के इंडिसेस होते हैं, वेज इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस। These come into the law of rationality of the indices and the law of symmetry। मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट कम्स इनटू द लॉ ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन का फंडा। मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर उसके कॉर्नर्स पे अगर हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हमने क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जांपल लिया है फिलहाल, अगर उसके कॉर्नर्स पे अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर उस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। क्या होता है, ये अगर यूनिट सेल है क्यूबिक सेल, इसके साइड में भी एक क्यूब होगा, इसके ऊपर भी एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, राइट। तो एक एटम एक से ज़्यादा क्यूब्स के द्वारा शेयर किया जाता है, ठीक है। तो उसके कारण एक क्यूब पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। सो कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं दे आर शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। सो इसका कंट्रीब्यूशन टू द 1 क्यूब इज 1/8। सो कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर्स, एटम्स एट द कॉर्नर इज 1/8। अगर एटम प्रेजेंट है किसी भी फेस के सेंटर पे या फेस के ऊपर, सो दे आर शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स। अगर इस फेस पे मान लिया कोई भी एटम है और इसके साइड में भी कोई क्यूब है, तो ये एटम शेयर किया जाएगा बाय दिस क्यूब एंड इसके जो एडजेसेंट क्यूब है उसके द्वारा। इससे ज़्यादा क्यूब जो हैं इस एटम को शेयर नहीं कर सकते। तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा द एटम एट द फेस ऑफ ए क्यूब, फेस ऑफ द क्रिस्टल इज हाफ। सो फेसेस पे अगर कोई भी एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। अगर कोई एटम है अगर एज के ऊपर, सो उसका कंट्रीब्यूशन होगा दे आर शेयर्ड बाय 4 एजेस। एक एज यहाँ पे इस तरफ, एक इस तरफ, एक इसके एडजेसेंट एंड एक ये वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। अगर कोई भी एटम अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, ये कोई क्यूब है इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही क्यूब के बाद शेयर करेगा इसको, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 इफ इट इज एट द बॉडी सेंटर, राइट। सो यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर क्यूब। दैट इज हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स या एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू, हमने अगर एन से डिनोट करें तो क्या होगा, अगर कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन, प्लस में अगर फेसेस पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन, प्लस एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इफ प्रेजेंट, अगर नहीं है तो छोड़ दो, उसका कंट्रीब्यूशन, प्लस में एज के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन। इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ जाएगा, राइट। बेसिकली हमारे जो क्रिस्टल लैटिस हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव बोल सकते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव लैटिस। जिस लैटिस के अंदर जो एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर प्रेजेंट हैं, अगर क्यूबिक लैटिस हम ले रहे हैं, अगर इसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर अगर एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट लैटिस इज कॉल्ड एज सिंपल लैटिस या प्रिमिटिव। सेकंड, अगर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही, प्लस में फेस के सेंटर के ऊपर भी जो है एटम्स प्रेजेंट होंगे एट द फेस सेंटर। सो एटम विल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। थर्ड है हमारी BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें भी एटम्स ऑल्सो प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, उसके साथ साथ एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट होगा। सो दैट इज कॉल्ड BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो
अभी इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ये नेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, डोंट नो विच ईयर। सो ए कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ monovalent ions, monovalent that is having unit valency, that is A पॉजिटिव एंड A नेगेटिव टाइप का कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, BCC अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप हमारी अरेंजमेंट है। उसके अंदर भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो A प्रेजेंट है ना, A पॉजिटिव जो कैटायन है वो प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स। जो हमारा A कैटायन है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और B नेगेटिव एट बॉडी सेंटर, वो हमारे क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। इफ़ ए, उसके बाद कंडीशन दी हमें कि इफ़ ए पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय मोनोवेलेंट सी पॉजिटिव, अगर एक ए पॉजिटिव को हमने रिप्लेस कर दिया सी पॉजिटिव से, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क में आया हुआ था। लेट्स सी। सो हम क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे कंट्रीब्यूशन हर एक का, ठीक है। सो हमारे पास एटम ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, सो ए का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/8, ठीक है। सो कितने हैं हमारे पास हैं कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, सी को बाद में रिप्लेस कर दे, ए पॉजिटिव, ठीक है। क्या रहेगा, 1/8 एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है एक क्यूब के अंदर। सो हमारे पास कितने कॉर्नर्स है क्यूब के, 8 हैं, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, बी इज प्रेजेंट एट कंट्रीब्यूशन ऑफ बी नेगेटिव। बी कहाँ है, बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1। अगर सी 8 में से एक लेटेस्ट साइट को ऑक्यूपाई करे हुए हैं, सो 8 लेटेस्ट साइट्स हैं, एक को उसने ऑक्यूपाई किया है, सो एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सी पॉजिटिव विल बी 1/8। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 है। सो हमारा ए पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन कितना बच गया, अगर सी का कंट्रीब्यूशन उसमें से हटा दें तो ए का कंट्रीब्यूशन रह जाता है हमारा 1 - 1/8, दैट इज 7/8, ठीक है। सो पहले अगर हमारे पास सी नहीं था उस हमारे कंपाउंड के अंदर, क्या फॉर्मूला था, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बाद में हमने क्या किया, सी से उसको रिप्लेस कर दिया। तो इनिशियली कंट्रीब्यूशन ये आना था, लेकिन सी के उसके अंदर डोपिंग की है, कुछ भी किया है हमने, उसको ए को रिप्लेस किया है, तो हमारा ए का कंट्रीब्यूशन इतना होगा। तो उसमें से टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ सी, तो हमारा ए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7/8। सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए रेशो बी रेशो सी, 3 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। सो ए का कंट्रीब्यूशन 7/8, बी का कंट्रीब्यूशन हमारा है 1 और सी का है 1/8। सो अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो हमारे पास रेशो क्या आएगा, 7:8:1। सो ए इज टू बी इज टू सी। सो हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 तो ए बनेंगे, जो ए पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके 7 एटम्स होंगे उस लेटर्स के अंदर, बी के 8 एंड सी के 1। सो हमारा फॉर्मूला होगा A7 B8 एंड सी। आसान था। सो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली नेट के अंदर। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछेंगे तो रो की वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से, ब्रैग्स इक्वेशन से। उसके बाद है हुइज लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। ये क्या बोलता है, मान लिया हमारा कोई भी क्रिस्टल है, उसका कोई फेस हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट क्रिएट करता है। मान लिया हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, वही कोड हमारे XYZ कोऑर्डिनेट्स की तरह, ठीक है। सो मान लिया उसके फेस ने, ये हमारा Y एक्सिस Z एक्सिस है, ये X और ये Y, उसको यहाँ पे A पॉइंट पे काटा, मतलब ये जो इंटरसेप्ट है A है, ये हमारा B और ये इंटरसेप्ट यहाँ पे बना C। सो ये हमारा फेस हो जाएगा। सो इन इंटरसेप्ट्स को ही इंडिसेस बताया गया है। सो हमारे पास 2 तरह के इंडिसेस हैं, वेज इंडिसेस
and Miller indices. So Vaz indices जो हमारे सिंपल इंटरसेप्ट हैं, they are directly called as Vaz indices. So कोई भी फेस या प्लेन कोई इंटरसेप्ट अगर बना रहा है एक्स वाई एक्सिस के अंदर, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो उसे हम बोलेंगे Vaz indices. एंड द रेसिप्रोकल ऑफ Vaz indices या फिर इंटरसेप्ट इज कॉल्ड मिलर indices. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमें इंटरसेप्ट गिवन है 2a 1b एंड 1/2c. ये हमारे इंटरसेप्ट्स गिवन है और हमसे पूछ लिया व्हाट विल बी द Vaz indices एंड द मिलर indices. तो Vaz indices क्या होंगे? इंटरसेप्ट्स को ही Vaz indices बोलते हैं. तो हमारे Vaz indices हो जाएंगे that is 2a 1b and 1/2c. ओके, और रेशियो हम कह सकते हैं 2:1:1/2 का रेशियो हो जाएगा. मिलर इंडिसेस क्या होंगे? इनका रेसिप्रोकल. सो 1/2, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही रहेगा और इसका हो जाएगा 2. मिलर इंडिसेस में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. फिर ये जो आएगा इसको हमने एक क्या करना है? वॉल नंबर में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो इसलिए हम इनका एलसीएम लेके चलेंगे. तो अगर एलसीएम लेंगे 2, 1:2, ये हो जाएगा 2:4. सो ये हमारे आ जाएंगे मिलर इंडिसेस. सो व्हाट विल द मिलर इंडिसेस? रेसिप्रोकल ऑफ Vaz indices या फिर इंटरसेप्ट इज कॉल्ड मिलर इंडिसेस. राइट. उसके बाद हमारे पूछ लेते हैं, अगर हमें गिवन है, इफ़ वी हैव गिवन इंटरसेप्ट्स या गिवन है हमें 2 इन्फिनिटी, ठीक है, तो हमारे मिलर इंडिसेस क्या होंगे? ये हो जाएगा 1/2, 1/∞, 0, 1/∞, 0. अब इस केस में जब इन्फिनिटी हमें गिवन है इंटरसेप्ट के अंदर, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे. बस ये याद रखना है. अगर हमें इन्फिनिटी गिवन है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे. अगर एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है. सो क्योंकि ये 1/2 है, तो ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा. 1:0:0 नहीं है, ये 1/2:0:0. तो हमारा रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे अगर इन्फिनिटी गिवन है इंडिसेस के अंदर, इंटरसेप्ट्स के अंदर, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे. सिंपल रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे मिलर इंडिसेस आ जाएंगे. उसके बाद आता है इंटरप्लेनर सेपरेशन, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं. क्या होता है? मान लिया कोई भी हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है, उसके अंदर एक ही प्लेन हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं. तो मान लीजिए ये एक हमारा एक प्लेन है और एक ये दूसरा वाला प्लेन है. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम डी बोलते हैं, इंटरप्लेनर सेपरेशन, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 1/d(HKL). सो मिलर इंडिसेस का इस्तेमाल होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरप्लेनर सेपरेशन, ठीक है. सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/d√H², HKL. मिलर इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं HK और L से, ठीक है. सो H²/A² प्लस K²/B² प्लस L²/C². सो यहाँ पे A, B और C क्या हैं? दीज आर द लेंथ ऑफ यूनिट सेल. जो हमारी यूनिट सेल है उसकी लेंथ है, उसके डायमेंशन है, ठीक है. या लेंथ की जगह हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल, ठीक है. अगर हमारा क्यूबिक क्रिस्टल गिवन है तो उस क्यूब के अंदर क्या होता है? जो हमारी सारी की सारी डायमेंशन होती है वो इक्वल होती हैं. A = B = C. तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं. A मान ले, सिंपल A से ही डिनोट कर दें, ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल अगर हमें lá है? सो इट विल बी 1/d(HKL) =√H²/A² प्लस K²/A² प्लस L²/A².
सो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकलेगी, एच के एल, डी विल बी, ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो ये हो जाएगा ए, लिख सकते हैं सिंपल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्यूबिक क्रिस्टल की इंटरप्लेनर सेपरेशन, दैट इज डी की वैल्यू। ओके राइट। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन, अगर ऐसे गिवन है तो मतलब क्या है, हमारे मिलर इंडिसेस गिवन है। मिलर इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में कॉमा नहीं आएगा, 1 2 3। सो यहाँ पे क्या है, 1 क्या है एच, 2 क्या है के, और 3 क्या है यहाँ पे एल, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है जो हमारा प्लेन है 1 2 3, इसका इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास 1/d, एच की एल की वैल्यू क्या है 1 2 3, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ऊपर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर और एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हमें गिवन है ऑर्थोरोम्बिक सेल। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइड्स हैं, जो डायमेंशंस होंगी वो सारी की सारी अनइक्वल होंगी। जो ए है नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब तीनों साइड्स जो हैं उस यूनिट सेल की अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। सो यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यू, एच के एल की वैल्यू क्या है 1 2 3। सो एच की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.82 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है यहाँ से 0.94 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.692, राइट। सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल है, सिंपल। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 2 4 6 प्लेन के लिए ऑर्थोरोम्बिक सेल के अंदर क्या होगा इंटरप्लेनर सेपरेशन। यहाँ से डी की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। सो ये 1/d की वैल्यू आई थी, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो 1/4.692 इज इक्वल टू 0.21, यूनिट क्या है इसकी, नैनोमीटर। सो हमसे पूछी गई है अब डी की वैल्यू फॉर 2 4 6 प्लेन। एक बार देखना डायमेंशन, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। सो हमारा मिलर इंडिसेस जो हैं वो डबल दिए गए हैं, जो फर्स्ट प्लेन है उसके डबल डिस्टेंस पे दिए गए, राइट। तो हमारे पास क्या ट्रिक होती है, डी अगर हमें गिवन है m टाइम्स या फिर n टाइम्स बोल दो, एक सेकेंड, इफ वी हैव गिवन d n टाइम्स या फिर n टाइम्स मिलर इंडिसेस हमें गिवन है n ऑफ h, n फॉर k, n टाइम्स ऑफ l, ठीक है। मान लिया हमारे इंडिसेस क्या थे h k l, ठीक है। इसके लिए हमें डिस्टेंस पता चल गई और हमसे पूछ ली इनकी किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई, ट्वाइस कर दो, 3 टाइम्स कर दो। जैसे हमें गिवन है ट्वाइस गिवन है, 2 टाइम्स है डी की वैल्यू, यहाँ पे मिलर इंडिसेस ट्वाइस है ना, 2 4 6, इसका ट्वाइस है। अगर इसका n टाइम्स अगर हमें गिवन है उसके लिए पूछी गई है डिस्टेंस, तो क्या होगी n k n टाइम्स ऑफ l। सो हमारी d की वैल्यू क्या होगी, nth हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्वाइस है मिलर इंडिसेस, डबल है, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो d फॉर 2 4 6 विल बी d फॉर 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2। 1 2 3 के लिए हमारे पास d की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। सो ये हो जाएगी 0.212 डिवाइडेड बाय 2। सो इसके लिए डिस्टेंस हमारी आ जाएगी इसकी हाफ। अगर मिडल इंडिसेस ट्वाइस गिवन है तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, थ्राइस गिवन है तो 1/3 हो जाएगी, और n टाइम्स गिवन है तो 1/nth हो जाएगी,
सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से M4NH NKNL विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर HKL डिवाइडेड बाय nth। जितने टाइम्स हमारे मिलर इंडिसेस गिवन है उसकी 1nth टाइम्स जो है हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हमें ट्वाइस के लिए पूछा गया है तो हाफ हो जाएगी, थ्राइस के लिए पूछा हुआ है तो 1/3 हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, सो हमें पूरा पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते, यहाँ पे HKL की वैल्यू 2, 4, 6 पुट करते एंड देन वी विल सॉल्व इट। और ये अंडर रूट में पॉइंट्स में वैल्यू है, स्क्वायर करना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हम सिंपली क्या है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग दैट कितने टाइम्स जो हमारे मिलर इंडिसेस गिवन है उसको उतने से ही हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। हमसे सिंपल क्या पूछा जा सकता था कि हमें डिस्टेंस दे देते किसके लिए 1, 2, 3 के लिए, और पूछ लेते किसके लिए 2, 4, 6 के लिए। मान लिया हमें डायमेंशंस भी गिवन होती तो इसे सॉल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी जो डायमेंशन है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ट्वाइस है ना तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, बेसिकली फंडामेंटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। उनको हम कैसे याद रखेंगे, उनकी जो डायमेंशन है, उनके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हाउ टू रिमेंबर इट। मैंने ट्रिक बनाई है कि क्या CTOMTRH इस पैटर्न में याद करो। इसको कैसे प्रोनाउंस करो, कटो मटर, मटर जैसे P, सो कटो मटर करके इसको याद किया मैंने। तो इसी पैटर्न में हमें इसको लिखना है। C4 हमारे पास है क्या, क्यूबिक क्रिस्टल। सो इसके अंदर जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, क्यूबिक क्रिस्टल है, सारे के सारे साइड्स इक्वल होती हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। उसके बाद अब हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे एंगल को सेम रखेंगे, यहाँ पे एंगल हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर चेंज करना है, अल्फा बीटा गामा एज इट इज़ रहेंगे। A इज इक्वल टू B, यहाँ पे अनसिमेट्री लेके आओ सिर्फ थर्ड वन के अंदर, नॉट इक्वल टू C। ठीक है, उसके बाद A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों अनइक्वल। पहले एक भी अनइक्वल नहीं था, सेकंड में एक अनइक्वल, और थर्ड में ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बोहेड्रा बोल सकते हैं, दैट इज ऑल आर अनइक्वल। और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एज इट इज़ रहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों के अंदर 90 डिग्री। राइट, अब यहाँ पे अनसिमेट्री आ गई, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब क्या करना है, अल्फा बीटा के अंदर चेंज करेंगे जो एंगल्स हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब एक अनइक्वल हो गया, अब तीनों अनइक्वल कर देते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। सो ट्राइक्लिनिक के अंदर जो है क्या हो गई, कोई भी सिमेट्री नहीं है। राइट, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं। उसके बाद है रोम्बोहेड्रा या फिर ट्राइगोनल। अब क्या करना है, तीनों का इक्वल कर दो, A इज इक्वल टू B, अनसिमेट्री आ गई थी दोनों के अंदर, अब दोनों के अंदर सिमेट्री ले आओ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और हेक्सागोनल के अंदर अब फिर से A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और जो थर्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही CTOMTRH, यही पैटर्न यूज़ करना है। हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,
5 7 9 और 13। 9 प्राइम नहीं है लेकिन इवन ऑड नंबर है, ठीक है। सो 1 3 5 7 9 13। सो 9 13 यहाँ पे फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 9 होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूबिक के अंदर और 13 होते हैं हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद 7 को लास्ट में रख देंगे। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं रोम्बोहेड्रा के अंदर, 7 ही होते हैं हेक्सागोनल के अंदर, और इसको रखेंगे ऐसे इस ऑर्डर में 5 3 1। सो इसके अंदर जो हमारा टेट्रागोनल है, इसके अंदर 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। और मोनोक्लिनिक के अंदर भी 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और 1 ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। लेकिन जो हमारे ट्राई क्लिनिक है, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे करके हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री याद रख सकते हैं। अब बात आती है इनके वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनके साइड्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो वॉल्यूम है, कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है। सो वॉल्यूम एलिमेंट कहाँ पे यूज़ होता है? मान लिया हमने किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सो वहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिएगा? उसका वॉल्यूम चाहिएगा। सो क्यूबिक क्रिस्टल के सारे साइड्स इक्वल, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। टेट्रागोनल के अंदर हमारे कितनी साइड्स इक्वल हैं? 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ए स्क्वायर बी। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों साइड अनइक्वल, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, जैसे रेक्टेंगल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन तीनों के अंदर एंगल सेम थे, ठीक है, तो एंगल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइड्स इनके अंदर हमारी इंक्लूड होंगी वॉल्यूम के अंदर। ये हमारा वॉल्यूम लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनिक के अंदर क्या था? अनसिमेट्री आ जाती है, बीटा जो है अनइक्वल हो जाता है। सो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, और एंगल कौन सा अनइक्वल था? बीटा, तो साइन बीटा। ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम किसके लिए? मोनोक्लिनिक के लिए। उसके बाद ट्राइक्लिनिक के अंदर हमारा कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तीनों ही अनइक्वल हैं, एंगल भी और साइड भी, तो इसका हमारा वॉल्यूम होता है ए बी सी 1 माइनस कोज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोज स्क्वायर बीटा माइनस कोज स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू कोज अल्फ़ा कोज बीटा एंड कोज गामा की रूट, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल है और कम ही पूछते हैं इसको। उसके बाद है ट्राइगोनल के अंदर क्या था? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और हमारे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगेन ए क्यूब। हेक्सागोनल के अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल डिफरेंट है, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर सी साइन 60। ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। अगर ये टेबल याद हो जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, और इतना टिपिकल भी नहीं है, ठीक है। इट विल टेक जस्ट 5 to 10 minutes टू लर्न इट। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है आपको याद करने के लिए, क्योंकि सिंपल हम साइड के बेसिस पे हम वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस पैटर्न को याद कर रहे हैं हम इसकी यूज़ को, ठीक है। और एंगल और साइड्स के बीच में भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या पैटर्न है, सो ये याद हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज यूज टू कैलकुलेट द डी वैल्यू, दैट इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? It is an experimental, Bragg's equation is an experimental method to interpret the distance between two planes, या फिर कितने भी प्लेन्स हमें गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लिया हमने रेडिएशन डाली, कोई भी सब्सटेंस था, ठीक है,
ये हमारा कोई क्रिस्टल है, उसकी लेयर्स मैंने ड्रॉ कर दी, हमने उस पर रेडिएशन डाली, ठीक है, वो पेनिट्रेट करके गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, पेनिट्रेट किया, रिफ्लेक्ट हो गई। तो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस उस रेडिएशन ने कैलकुलेट की, यूज़ की है, उसके बेसिस पे उन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए बाय डेरिवेशन हमने किया, एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश हुआ, क्या? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं इसको, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहाँ से इस पॉइंट से इस रेडिएशन के ऊपर हमने रे डायग्राम जो ड्रॉ किया है, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, क्या बन गया? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये हमारी डी की वैल्यू आएगी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। सो कौन सी वेवलेंथ हमने यूज़ की है वो हमारे पास है, कौन से ऑर्डर पे पेनिट्रेशन हुआ है वो हमारे पास एन की वैल्यू, थीटा भी हम जो है गॉनियोमेट्री या फिर किसी भी दूसरे मेथड से निकाल लेंगे। तो उन प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी कि जो हमारा क्रिस्टल है उसके प्लेन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है एंगल 30 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हमें गिवन, दैट इज n की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या निकालना है? d बाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। लैम्डा हमें गिवन नहीं है, सिंपल d बाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो d बाई लैम्डा क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/2 साइन थीटा। सो साइन 30 1/2, थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री है, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो डी बाई लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से अगर हमें वेवलेंथ भी गिवन हो तो यहाँ से हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस गिवन होगी तो थीटा हम निकाल सकते हैं, या फिर ऑर्डर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स, सिलिकेट्स। आयनिक सॉलिड के अंदर जो रेडियस है और डिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबिक लैटिस, ए की वैल्यू के साथ उसका रिलेशन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या, हमें अगर प्लेन गिवन है और उसके बेसिस पे हमें बताना हो कि ये हमारा जो क्यूबिक क्रिस्टल है वो BCC है, FCC है या फिर सिंपल क्यूबिक है, इसके लिए ट्रिक, ये सब हमारी होगी अगली वीडियो के अंदर। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।